नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल में गद्य का विकास कैसे हुआ, उसके दूसरे पार्ट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों के मन मस्तिष्क में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गद्य का विकास के संदर्भ में क्या विचार रहा है, वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे और इसमें जो पहला खंड है वो आज खत्म हो जाएगा। इसके पहले मैं इस पे बात करूं, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल पर यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमने मॉक टेस्ट अपलोड किया हुआ है। आप समय निकाल कर उसको जरूर देखिए। न सिर्फ मॉक टेस्ट है बल्कि आप देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स भी हैं, यानी कि आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आप अपना स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध हैं, आप अपने समय के अनुसार उनको जरूर देखिए। आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ही यहाँ से सहयोग मिलने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पार्ट 1 में जब देख रहे थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का विकास के अंतर्गत ब्रज भाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य कैसे विकसित हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया। इसी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद वहाँ कौन कौन लोग जुड़े और कैसे वहाँ पर विकास हुआ उनके बारे में हमने देखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोर देकर कहा कि खड़ी बोली का विकास किसी अंग्रेज ने या फिर किसी शासन ने नहीं किया, बल्कि खड़ी बोली का गद्य आदिकाल से लेकर थोड़ा थोड़ा लिखा जाने लगा था। उसकी एक परंपरा रही है जिसमें कि राजधानी परिवर्तन के बाद या फिर दिल्ली उजड़ने का एक शब्द यूज करते हैं, उसके बाद शिष्ट समाज पश्चिम से पूरब के तरफ आ गया। तो वहां से वो न सिर्फ आया बल्कि अपनी भाषा बोली को लेकर भी आया और खड़ी बोली लोक में भी प्रचलित थी। तो कुल मिलाकर इसका स्वाभाविक विकास हुआ है, न कि किसी के करने से हुआ। तो अभी तक हमने इस पूरे वीडियो में यही देखने का प्रयास किया। बीच में एक बच्ची ने कमेंट किया कि सदा सुखलाल के संदर्भ में एक जगह संवत 1903 लिख दिया गया है और ये कैसे संभव है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है। हमने बाद में जाकर चेक किया तो वहां पर कुछ तथ्य को लेकर गलती हुई है। ये मेरी गलती नहीं है बल्कि जो किताब पब्लिश किए हैं या फिर किताब को लिखे हैं उन लोगों की तरफ से हुई है। तो इसको आप सुधार कर लीजिए। ये 1803 संवत होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बातें 1800 संवत में ही कही जा रही। तो अच्छा लगा कि आप लोग न सिर्फ इस चैनल को गंभीरता से देखते हैं बल्कि एकदम से तथ्यों को भी ध्यान में रखते हैं। और गलती मानवीय त्रुटि के अंतर्गत हो सकती है। मुझे याद आ रहा है अभी 2024 का जो रिजल्ट आ रहा था चुनाव का, तो उसमें एक मैं चैनल देख रहा था आज तक, तो वहां पर फ्लैश किया कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। तो जो एंकर थे वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी बनारस से पीछे चल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो ठीक वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल गलत कैसे लिख सकते हैं। लेकिन शुक्ल जी ने तो हो सकता है कि 1803 लिखा हो, लेकिन जो उसको प्रिंट किए उसको टाइप किए वहां से गड़बड़ी हो सकती है। तो ये संभावना है। तो 1-8% तो थोड़ी बहुत हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आप देखिए आगे जिन भी तथ्यों पर हम बात करेंगे वो सब भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने गद्य का विकास के अंतर्गत ब्रज भाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य, फोर्ट विलियम कॉलेज से हर बार सवाल आता है और ये इतिहास का पार्ट तो है ही, साथ में आप यूनिट 4 देखेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि, तो उसका भी पार्ट है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि हर बार सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर इसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर दो चार पुस्तकें अनपढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों, पर साहित्य के योग स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1951 के पूर्व की नहीं मिलती है। संवत 1889 में किसी ने
गोरा बादल री बात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत 1660 में लिखा था, खड़ी बोली के गद्य में अनुवाद किया। यानी कि यहाँ पर एक रचना का जिक्र किया जा रहा है, गोरा बादल री बात। ठीक है, कई बार हम इसको गोरा बादल भी पढ़ते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका देखिए, गोरा बादल री बात, जो कि राजस्थानी पद्यों में लिखा गया है। और लिखने वाले कौन है? जटमल। लेकिन इन्होंने लिखा 1680 संवत में, लेकिन किसी ने, ये पता नहीं है कि कौन अनुवाद किया है, अनुवाद किया 1889। अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए। गोरा बादल की कथा, गुरु के बल सरस्वती के मेहरबानगी से पूरन भई, तिस वास्ते गुरु को व सरस्वती को नमस्कार करता। ये कथा 16 से 80 के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई। ये कथा में दो रस हैं, वीर रस व सिंगार रस। सो कथा मोर छड़ो नाव गांव का रहने वाला कबेसर, उस गांव के लोग बहुत सुखी है, घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर दिखता नहीं। तो यहाँ पर गोरा बादल की एक छोटी सी कथा सुनाई गई है, और भाषा शैली के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं कि एकदम से शुरुआती खड़ी बोली गद्य यहाँ पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है बहुत। ठीक है, अभी भी मैं कई बार किताबें चेक करने जाता हूँ बच्चों की, बीए की, एमए की, तो बच्चे लिखते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, आजकल जैसे ये बहुत लिखा हुआ है, वैसे ही सही तो शब्द इसका क्या है? बहुत। लेकिन जैसा बच्चे बोलते हैं वैसा ही एग्जाम में लिख देते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा कि उन्होंने लिखा बहुत अच्छा लग रहा था, कईयों ने लिखा कि बहुत सुंदर है। तो इसको क्या करेगा? कोई कट कर देगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये मात्रात्मक त्रुटियों में है। तो यहाँ पर तो खड़ी बोली का गद्य अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन कैसे कैसे इसमें बदलाव हुआ वो आप लोग देखते रहे। आगे वर्तमान समय में जो हम गद्य का प्रयोग करते हैं उसमें तो अंग्रेजी के शब्द बहुत अंदर तक प्रवेश कर गए हैं, जो कि अब हम उनको अलग भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सिंगार रस। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो पद्य का प्रभाव है अभी भी गद्य के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। आज हम श्रृंगार लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, जब एग्जाम में जाएंगे शुद्ध अशुद्ध तो ये श्रृंगार नहीं चलेगा वहां पर। तो कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर में जिस तरीके से गद्य लिखा जा रहा था, आप देख लीजिए। आगे लिखते हैं कि संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। अब ये बलवे शब्द का प्रयोग वो 1857 ईस्वी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, संवत 1914 में से अगर आप 57 घटा देंगे तो देखिए ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो बलवे शब्द का प्रयोग बार बार रामचंद्र शुक्ल ने 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली, यानी कि जब भारतेंदु युग आ गया था और उसमें जितने भी साहित्यकार थे, भारतेंदु मंडल समेत, वो लोग गद्य लेखन पर काम किए। और कई बार कहा जाता है कि हंसमुख गद्य लिख रहे थे, क्योंकि गुलामी का दौर था तो व्यंग शैली में लिखना इन लोगों की मजबूरी थी। आगे लिखते हैं कि संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। यहाँ पर देखिए टर्निंग पॉइंट्स आ रहा है कि जब हिंदी गद्य का विकास होने लगा था तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने उसका लाभ उठाना चाहा। और क्या किया उन्होंने? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साधारण जनता के बीच फैलाना चाह रहे थे। तो क्या कि इसको आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों का क्या योगदान रहा है हिंदी गद्य के विकास में? श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। ये देखिए प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि पादरियों का प्रधान अड्डा क्या था, कौन सी जगह थी? तो श्रीरामपुर। अब ये श्रीरामपुर कहाँ पर है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर पड़ता है। तो उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे तथा और कई अंग्रेज पदाधिकारियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। ये देखिए तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो विकल्प में पूछा गया है, सत्य असत्य में पूछा गया है कि
इसमें से कौन कथन गलत है। तो यही सेम टू सेम लाइन उठाकर विकल्प में रख दी गई थी। ठीक है, इसीलिए मुझे तमाम चीजों को छोड़कर इस पोर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं चाहता तो रोज मॉक टेस्ट लाता, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा दूसरे एंगल को भी अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विलियम केरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। तो समझ जाइए कि इंजिल का अनुवाद किसने करवाया? विलियम केरे। याद रखिए, ये पीजीटी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे लिखते हैं कि कहा जाता है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। ये देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किसने किया? केरे साहब। और संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदासुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना है। तो यहाँ पर देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में तो 4 प्रमुख गद्यकार थे, लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि सदासुख लाल और लल्लू लाल की जो भाषा थी उसी को आदर्श माना गया। तो इन दोनों व्यक्तित्वों को आप ध्यान में रखिए। उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को अवश्य दिखाई पड़ा। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चाहते तो अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ईसाई मिशनरी कर सकते थे, लेकिन उनको भारतीय जनता के रुख का पता था कि वो किस भाषा को अच्छे से समझ सकती है। तो उसमें सदासुखलाल और लल्लू लाल की जो संस्कृत निष्ठ या फिर संस्कृत शब्दों से युक्त भाषा थी, क्योंकि जनता का थोड़ा सा उससे लगाव था। कहने का मतलब यहाँ पर यही है। आगे लिखते हैं कि जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है और है। जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है, वे अब भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जन साधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं। तो इन पंक्तियों में आपके दिमाग में कहीं कहीं गारसद तासी और राजा राम मोहन राय का भी थोड़ा सा नाम ये बल्कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी नाम आना चाहिए। ठीक है, खासतौर से गारसद तासी जो थे उर्दू के पक्षपाती थे, आगे वीडियो में पता चलेगा। तो कह रहे हैं कि अगर वो उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जन साधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जन साधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया, उसी को ग्रहण किया। यानी कि जो पादरी हो काफी मेहनत किए, लोगों के बीच में गए और उन्होंने ये रिसर्च किया कि यहाँ किस भाषा को लोग अच्छे से ग्रहण कर पा रहे हैं, उसी में अनुवाद करने का प्रयास किया। अनुवाद भी बहुत आसान नहीं होता है और उसको पता करना पड़ता है कि कैसे किसी चीज का अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एक सामान्य उदाहरण मैं दूं, आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, होम शब्द उसमें आता है तो उसका अनुवाद होता है मुख पृष्ठ। लेकिन अगर हम होम मिनिस्टर की बात करें तो उसको हम पढ़ते हैं गृह मंत्री। हम कहीं मुख पृष्ठ मंत्री ये सब नहीं पढ़ते। और यहीं पर आप देखिए होम मिनिस्टर लिखा रहता है, हाउस मिनिस्टर नहीं रहता है। और होम वाइफ कहीं नहीं देखेंगे, हाउस वाइफ देखेंगे। तो अनुवाद में शब्दों का बड़ा तोल मोल करके उसको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो पादरी लोग थे काफी इस चीज को लेकर सतर्क थे कि किस भाषा का प्रयोग या फिर किस शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो साधारण जनता उसको समझ पाएगी। आगे लिखते हैं कि ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहां तक हो सका है नहीं लिए हैं और ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखे गए। उनकी भाषा सदासुखलाल और लल्लू लाल के ही नमूने पर चली। दोबारा इस बात को यहाँ पर कहा तो आपके दिमाग में भी ये रिवीजन हो गया होगा। आगे लिखते हैं कि उसमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण प्रेम सागर के समान
ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पर करण हारे, तक के स्थान पर लौ, कमरबंद के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए हैं, पर लल्लू लाल के इतना ब्रज भाषापन नहीं आने पाया है। आय जाय का व्यवहार न होकर आके जाके व्यवहार हुए हैं। देखिए, हर जगह पर अलग अलग तरीके से वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं जब जेएनयू में था तो एक बार मैं ऑफिस में गया था एड ब्लॉक में, तो ज्यादातर वहां पर कर्मचारी मतलब कि डेली वेजेज पेमेंट पर रहते हैं या फिर परमानेंट नहीं रहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो कुछ वहां पर नियुक्तियां हुई थी, तो वहां पर ज्यादातर एनसीआर के जो भी व्यक्ति हैं या फिर रहने वाले लोग हैं वो उन्हीं को रख लिया जाता है। तो एक कर्मचारी था, उसने कहा कि फलाना आ रखे हैं। हम लोगों ने किसी व्यक्ति के बारे में बात की जो कि स्कॉलरशिप वाले सेक्शन को देखते थे, तो उन्होंने कहा कि वो तो 11 बजे का ही आ रखे हैं। तो लग रहा था कि कोई सामान रखी गई, लेकिन उधर इसी तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे है कि आए जाए न होकर आके जाके व्यवहार हुए हैं। ठीक है, लिखते हैं कि सारांश यह कि ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल की एक खास विशेषता यह है कि कोई भी बात कहते हैं तो हवा में नहीं कहते, उसके लिए प्रमाण उनके पास रहता है। देखिए कैसे विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया गया है। तब यीशु योहन से बपतिस्मा लेने की उस पास गालील से यदन के तौर पर आया, परंतु योहन यह कह रहे उसे बरजने लगा कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य है, और क्या आप मेरे पास आते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दें, क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत जल के ऊपर आया। देखो उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आत्मा को कपोल के नाई उतरने और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है। कई जगहों पर शब्द आए हुए हैं लेकिन बचने का प्रयास किया गया। अंत में आप देखें जैसे कपोल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रिय पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, अति प्रसन्न हूं। जैसे वर्तमान समय में भी हम लोग बोल देते हैं कि आपसे मैं बहुत खुश हूं। आज मैं बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं कि अति प्रसन्न हूं। अगर बोलते भी हैं तो लोग हंसते हैं कि कितना आप क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं। हिंदी वालों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है। आगे लिखते हैं कि इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें और पंफलेट बराबर निकलते रहे। ईसाइयों ने जहां अनुवाद पर जोर दिया वहीं पुस्तकें निकालने के साथ साथ पंफलेट भी बराबर निकालते रहे। इन तथ्यों को भी ध्यान में रखिए। जैसे वर्तमान समय में आप कोचिंग के पंफलेट देखते हैं, आप रास्ते पर जाते हैं, एक व्यक्ति पंफलेट लेके खड़ा रहता है, आप उसको लेने के इच्छुक हैं या नहीं वो आपके तरफ फेंक देता है। यानी प्रचार करना उसको उसको 1000 पंफलेट एक दिन में देना ही देना है। तो यहाँ पर ईसाइयों ने भी इसका प्रयोग किया, बराबर वो निकालते रहे। उक्त श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद के गीतें नाम की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। पर इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगी। ईसाइयों का देखिए कैसे मनोबल बढ़ रहा था। वो न सिर्फ पुस्तकों का अनुवाद कर रहे थे और पंपलेट छाप रहे थे, बल्कि धीरे धीरे उनको लगा कि यहाँ अगर कब्जा करना है तो स्कूल खोलना पड़ेगा। स्कूल खोले और शिक्षा से संबंधित पुस्तकें भी वो निकालना शुरू कर दी। इस योगदान को जरूर देखिए। आगे लिखते हैं कि इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी बाइबिल के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। ये देखिए तथ्य आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जा सकता है कि ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र कौन थे? आगरा, मिर्जापुर और मुंगेर। इन 3 जिलों को जरूर ध्यान में रखिए, ऑप्शन बनने के लिए काफी हैं तीनों। ठीक है, तो आगरा, मिर्जापुर और मुंगेर, इसको आप याद कर सकते हैं। आम, ए से आगरा, म से मिर्जापुर और म से ही मुंगेर।
और भी कोई ट्रिक आप बना सकते हैं, आम ज्यादा तेजी से याद हो जा रहा है। आगे लिखते हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे, जिनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग संवत 1900 के पहले ही पैदा हो गई थी। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरे में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखिए, ये तथ्य मुझे याद है कि पीजीटी में भी कई बार आ चुका है, यूपी पीजीटी की बात कर रहा हूं। तो स्कूल बुक सोसाइटी कहां पर स्थापित थी? आगरा में। पादरियों ने यानी ईसाई मिशनरी के थ्रू स्थापित किया गया था। कब? संवत 1890। 57 आप घटा दीजिए, जितना आएगा उसको आप ईस्वी में रख लीजिए, ठीक। जिसमें संवत 1894 में इंग्लैंड के एक इतिहास का और संवत 1896 में मार्श मैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया। ये तथ्य आप देख रहे हैं कि पिछले साल के यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ है। जो विद्यार्थी हमारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर रहे होंगे वो तुरंत चहक जा रहे होंगे कि जी सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, यहीं से ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ, वरना मैं भी भुलवाने के लिए कुछ मॉक टेस्ट करवा देता। खैर मॉक टेस्ट तो फायदेमंद होता है किसी भी तरीके का। यहां पर आप देखिए यही वाक्य सीधे सीधे उठा लिया गया है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि मार्शमैन साहब प्राचीन इतिहास का अनुवाद किस नाम से किए? कथासार नाम से, ठीक है। तो इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे है कि कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे, यह भी तथ्य ध्यान में रखिए। मार्शमैन साहब की पुस्तक प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से हुआ, लेकिन अनुवाद किसने किया? पंडित रतनलाल। अभी तक हम लोग लल्लू लाल सदासुख लाल को पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और नया नाम जुड़ रहा है जिसका नाम है रतनलाल। लिखते हैं कि इसके संपादक पादरी मूर साहब ने अपने छोटे से अंग्रेजी वक्तव्य में लिखा था कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि इस पुस्तक यानी कथासार की भूमिका किसने लिखी? पादरी मूर साहब, जिसका नाम यहाँ पर दिया है जे मूर। इन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा, भूमिका लिखते हुए लिखा कि अगर जनसाधारण इसको प्रोत्साहन देता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ते हैं या फिर इसकी मांग करते हैं तो दूसरा खंड भी आएगा। अभी हम लोग तो प्राचीन इतिहास निकाले हैं, फिर वर्तमान इतिहास भी निकालेंगे। आगे और तथ्य देखिए आप, भाषा इस पुस्तक के विशुद्ध और पंडिताऊ है। को के स्थान पर करो और पाते हैं के स्थान पर पावते हैं आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह है। परंतु सोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध भंजन न हुआ, पक्षपातियों के मन का क्रोध न गया, फिर कुलीनों में उपद्रव मचा और इसीलिए प्रजा की सहायता से मिसिस्ट्रेटस नामक पुरुष सबों पर पराक्रमी हुआ। इसने सब उपाधियों को दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया, तथापि यह उस काल के दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अग्रगण्य था। देख रहे हैं भाषा का जो नमूना है, एकदम से विशुद्ध हिंदी की बात की गई है। और पंडिताओं का अर्थ यहाँ पर है कि संस्कृत निष्ठ, यहाँ पर किसी जाति से रिलेटेड नहीं है बल्कि संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम कई बार विशुद्ध हिंदी का प्रयोग या तो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पर दिख जाता है, रेलवे स्टेशन पर दिख जाता है, बड़ी बड़ी जगहों पर दिख जाता है, क्योंकि वो किसी विद्वान को बुलाकर लिखवाया जाता रहता है, ठीक है ना। तो कुछ शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने कठिन से लग रहे हैं, जो कि आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इतने भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए शुरुआती दौर में आप देखेंगे किसी भी चीज की शुरुआती दौर बहुत कठिनताओं से गुजरती है। आप तैयारी करने जाते हैं तो भी आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी किताब पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें। आप कुछ लिखने जाते हैं, पीएचडी थीसिस लिखने जाते हैं, तो भी आपको लगता है कि पहला पेज मैं कैसे लिखूं, सरल शब्दों में लिखूं या कठिन शब्दों में लिखूं, आकर्षित रूप में लिखें या फिर सामान्य रूप से लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्योंकि शुरुआती दौर है तो चीज दिखाई पड़ रही है। आगे लिखते हैं कि आगरे की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 में पंडित भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने
रसायन प्रकाश लिखा। कलकत्ते में भी ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी थी जिसने पदार्थ विद्यासागर, संवत 1903 आदि कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली थी। आगरा के बाद कलकत्ता में भी एक स्कूल स्थापित हुआ, उसी नाम से स्कूल बुक सोसाइटी, जिसने कुछ पुस्तकें प्रकाशित करवाई। वैज्ञानिक ढंग की पुस्तकें थी उसमें। इसी प्रकार कुछ रीडरें भी मिशनरियों के छापे खाने से निकली थी, जैसे आजमगढ़ रीडर, जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत 1897 में प्रकाशित हुई थी। देखिए ये तथ्य जैसे ही मैंने देखा तो यूपी पीजीटी 2013 के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो वहां पर ये सवाल सीधे सीधे पूछ लिया गया है। यूपी पीजीटी 2013 में एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक को ही आधार बनाकर सवाल पूछा गया था, और पूछा गया था उसमें कि आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित होता था। तो उसमें इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, लखनऊ, ये सभी ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए आजमगढ़ रीडर कहां से प्रकाशित हो रहा है? इलाहाबाद मिशन प्रेस से। इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान में रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो शुक्ल जी लिखते हैं कि बलवे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आर्फन प्रेस खुला था। बलवा शब्द जब भी प्रयोग हो तो आप 1857 को दिमाग में रखिए। इसीलिए कई बार हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ते हैं तो उसके समय को लेकर काफी वो है कि कब से इसकी शुरुआत मानी जाए। तो कुछ बोलते हैं कि इसकी शुरुआत 1843 से मानी जाए, कुछ आलोचक कहते हैं कि 1850 से मानी जाए, कुछ आलोचक कहते हैं कि 1857 से मानी जाए, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं कि बलवे को केंद्र में रखे हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुछ आलोचकों का मानना है कि 1867-68 से माना जाए, वहां से भी टर्निंग पॉइंट आया था। ठीक है, तो इसको लेकर विवाद है। शुक्ल जी लिखते हैं कि बलवे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आर्फन प्रेस खुला था। आपके लिए क्या जरूरी है कि आर्फन प्रेस कहां पर खुला? तो वो है मिर्जापुर, जिससे शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें शेरिफ साहब के संपादन में निकली थी, जैसे भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजक वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासागर, विद्वान संग्रह। ये सभी पुस्तकें आर्फन प्रेस से निकली हुई थी। ये पुस्तकें 1912 और 1919 के बीच की हैं, जब से मिशन सोसाइटियों के द्वारा बराबर विशुद्ध हिंदी में पुस्तकें और पंफलेट आदि छपते आ रहे हैं, जिनमें कुछ खंडन मंडन, उपदेश और भजन आदि रहा करते थे। आसी और जान के भजन देशी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और अब तक गाए जाते हैं। सारांश यह कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत योग रहा है। शिक्षा संबंधी पुस्तकें तो पहले उन्होंने तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईसाइयों के कार्यों का जिक्र किया और अंत में स्वीकार किया कि जो भी हिंदी गद्य का प्रसार हुआ या फिर विकास हुआ, उसमें ईसाइयों का बड़ा रोल रहा है। और एग्जाम में सवाल पूछे जाते रहे ईसाई मिशनरियों से रिलेटेड, तो इन तथ्यों को आप ध्यान में रखिए। और उन्होंने कहा कि इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी ईसाइयों के सदा कृतज्ञ रहेंगे। आगे लिखते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ा था। अतः हिंदुओं की शिक्षित वर्ग के बीच स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। प्रचार तो किया ईसाइयों ने, लेकिन ऐसा लगा कि वो जो हिंदू धर्म है उसी का खंडन मंडन ज्यादा कर रहे हैं और माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप जाएंगे दिल्ली जैसे महानगरों में तो वहां पर कई ऐसे आपको प्रचारक मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि हमारे चर्च में आइए, ईसाइयों का ये बहुत अच्छा गुण है, ईसाई धर्म में ये चीज अच्छी अच्छी है। आपका माइंड वॉश करते हैं। जेएनयू के हॉस्टल में कई मैंने विद्यार्थियों को इस तरीके से देखा, तो और कई बार धर्म परिवर्तन लोगों ने माइंड वॉश की वजह से किया भी है। तो यहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग थे या फिर हिंदू कहें, उनको लगा कि ये तो खतरा उत्पन्न कर देंगे सब, आज नहीं तो कल पूरा माइंड वॉश हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है बंगाल से उठ रहा है राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन,
जाति पाति छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। ठीक है, जब भी हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो खासतौर से इसमें जैसे 2-3 चीजें तो बिल्कुल गलत हैं, जैसे जाति पाति का भेद और छुआछूत, ये तो अभी भी नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, ये सब तो स्वेच्छा पर निर्भर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही ईसाई मिशनरियों के माध्यम से पंफलेट लोग पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, तो लोगों को इन सभी के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राजा राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। आपको याद आ गया होगा कि जब आप वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की? क्योंकि उनको लगा कि जो हमारा यहाँ पर धर्म है या फिर संस्कृति है वो धीरे धीरे लोप हो जाएगी और यहाँ लोग जानेंगे नहीं। इसीलिए इन्होंने ब्रह्म उपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों का भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। जो काम ईसाई मिशनरी कर रहे थे वही काम यहाँ पर राजा राम मोहन राय भी कर रहे थे। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। ये देखिए टर्निंग पॉइंट है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र निकाला। बंगदूत किस तरीके का पत्र था? संवाद पत्र था, इसको आपको ध्यान में रखना है। बंगाल से निकलता था लेकिन हिंदी में निकलता था, बांग्ला में नहीं, ये तथ्य भी ध्यान में रखिए। राजा साहब की भाषा में एकाध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था। नमूना देखिए, नमूना यहाँ पर पेश किया जा रहा है। जो जब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब ब्राह्य हैं, यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण धर्म परायण श्री सुब्रमण्यम शास्त्री जी ने जो पत्र सांग वेद अध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो इन्होंने लिखा है, वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होना सकता नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी कोई बंगाली बोल रहा है। ठीक है, आप जैसे सकता नहीं, ठीक है, सांग, इस तरीके से। ठीक, तो बांग्ला का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो हिंदी जनता है वहां तक ज्यादा से ज्यादा इसको प्रसारित किया जाए, लोगों को बताया जाए। आगे है कि कई नगरों में जिनमें कलकत्ता मुख्य था अब छापे खाने हो गए थे। प्रिंटिंग का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है, प्रिंटिंग प्रेस का, ये एक नवजागरण का हिस्सा है। ठीक है, छापे खाने हो गए थे, कलकत्ता के उसमें मुख्य था। बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे, जिनके पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ तो पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की संख्या बढ़ने लगी और पत्र अंग्रेजी में, बांग्ला में, हिंदी में, सब में प्रकाशित होने लगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंडित जुगल किशोर, जो कि रहने वाले थे कानपुर के, ठीक, संवत 1883 में, जिसको कि हम कन्वर्ट करेंगे तो 1826 ईस्वी हो जाएगा, उदंत मार्तंड नाम से एक संवाद पत्र निकाला। ऊपर आपने देखा कि बंगदूत जो था वो भी संवाद पत्र था, उदंत मार्तंड देख रहे हैं ये भी संवाद पत्र है। इसको रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए, और हम लोग समझ भी चुके हैं कि जब भी सवाल आता है कि हिंदी का पहला पत्र कौन था तो हम लोग तुरंत बता देते हैं कि उदंत मार्तंड था। ये कैसा था? संवाद पत्र था। आगे और भी इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि ये मंगलवार को निकलता था। संवाद पत्र तो था ही, लेकिन ये साप्ताहिक पत्र था। शुरुआती दौर में एक एक सप्ताह पर पत्र निकलते थे। तो कुछ तथ्य मैंने अलग भी यहाँ पर बता दिए। ठीक, लिखते हैं कि इस लेख से क्या प्रकट होता है, एक उदाहरण दिया। यह उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी ओ फारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जाने वो पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ वो समझ लें, वो पराई
अपेक्षा न करें, जो अपने भाषा की उपज न छोड़े। इसीलिए श्रीमान गवर्नर जनरल बहादुर की आयत से ऐसे साहस में चित्त लगाए के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज के लेने की इच्छा करें तो अमड़ा तला की गली 37 अंक मारतंड छापा घर में अपना नाम और ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे यहाँ के रहने वाले घर वो बाहर के रहने वाले डाक पर कागज पाया करेंगे। तो उदंत मार्तंड पत्र कैसे मिलेगा उसका एड्रेस भी बताया गया और उद्देश्य बताया गया कि जो लोग अभी तक अंग्रेजी बांग्ला में चीजों को पढ़ रहे थे, अब कोशिश की जा रही है कि हिंदी समझने वाले भी उन सच्चाइयों से सत्य समाचार। मैं बीच में देख रहा था कई जगह पर पोस्टर लगा हुआ था कि सच मीडिया से गायब है। ठीक है, मैं गाजीपुर गया हुआ था तो देखा हर जगह ये लगा हुआ था, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। यानी कि चिंता उस समय भी थी कि सत्य समाचार कैसे हिंदुस्तानी लोगों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर शब्द देख रहे हैं कि ओ शब्द का प्रयोग और के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप पैराग्राफ देखे होंगे और समझे भी होंगे कि क्या उद्देश्य था शुरुआत में, चाहे वो पत्रिकाओं के माध्यम से चाहे पुस्तकों के माध्यम से। यहाँ पर थोड़ा सा बांग्ला का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और देखिए उदंत मार्तंड का एड्रेस दिया गया है कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप अपना सब एड्रेस खुद भेजेंगे और फिर सतवारे के सतवारे आपके एड्रेस पे ये पत्र पहुंच जाएगा। आगे लिखते हैं कि यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। ये क्या है, विडंबना है कि उद्देश्य इन लोगों का बहुत बड़ा था लेकिन किसके अभाव में बंद हो गया, सहायता के अभाव में। उस समय जो भी डोनेशन की बात रही होगी, आर्थिक मदद की बात रही होगी, जैसे आजकल भी आप यूट्यूब पर देखते हैं लोग लिखते हैं कि इस चैनल को आर्थिक मदद दीजिए, आपके आर्थिक मदद की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि उस जमाने में ढेर सारी चीजें आर्थिक मदद के अभाव में बंद हो जाया करती थी। यहाँ पर यह पत्र जो था मुश्किल से 1 साल ही चला और सहायता के अभाव में बंद हो गया, या फिर लोग इसको खरीदने में इंटरेस्ट नहीं रखते रहे होंगे, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, कई बार आप देखते हैं जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों की वजह से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, आप लोग तमाम कामों को छोड़ते हुए या फिर करते हुए एक निश्चित समय बनाए हुए हैं कि इस चैनल को देना है, यहाँ से हमारे भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो सपोर्ट की वजह में चल रहा है, इसीलिए लोग तो बोलते हैं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उससे पता चलता है कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे कहने में काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं और ये आपके अभाव में कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग हैं तो ये चैनल चलता रहेगा। देखिए कई बार क्या होता है कि चीजों को पढ़ते हुए आप अपने जीवन से इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कोई दुकान खोलते हैं या फिर कोई काम करने जाते हैं तो उसमें भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर उसमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो चीजें टूट जाती हैं। लोग स्कूल खोलते हैं, लोग जूते की दुकान, मोबाइल की दुकान और फोटोकॉपी की दुकान, जूस की दुकान, जितनी भी दुकान है तो सहायता के अनुसार ही चलती हैं, हालांकि उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बंद हो गया। ये आपको देखना है इतिहास में कि जो उदंत मार्तंड है पहला हिंदी का समाचार पत्र तो है लेकिन ज्यादा वो नहीं चल पाया। लिखते हैं शुक्ल जी कि इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिए ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है कि खड़ी बोली का जो दूसरा नाम हम लोग कई बार पढ़ते हैं किताबों में, वन लाइनर किताबों में, वो लोग यहीं से उठाए हुए हैं। मध्य देशीय भाषा का उल्लेख किस पत्र में किया गया है, वो था उदंत मार्तंड। ये तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। लिखते हैं कि भाषा का स्वरूप दिखाने के लिए कुछ और उदाहरण दिए जाते हैं। कुछ और उदाहरण यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक यशी वकील वकालत का काम करते करते बुढ़ा होकर अपने दामाद को यह काम सौंप के आगे सूचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन आया और प्रसन्न होकर बोला, हे महाराज, आपने जो फलाने का पुराना वो संगीन मुकदमा हमें सौंपा था सो आज फैसला हुआ। यह सुनकर वकील पछता करके बोला, तुमने सत्यानाश किया। यहाँ पर वकीलों की जो का स्वभाव है, वास्तविक चरित्र है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि काम तो सौंपा लेकिन उसका दामाद उस मुकदमे को तुरंत खत्म कर दिया। तो वकील पछता रहा और कह रहा है कि तुमने तो सत्यानाश कर दिया, यानी इस मुकदमे को चलते रहना चाहिए था। उस मुकदमे से हमारे बाप बड़े थे, तिस पीछे हमारे बाप मरती समय हमें हाथ उठा के दे गए और हमने भी उसको बना रखा। वो अब तक भली भांति अपना दिन काटा
वो वही मुकदमा तुमको सौंप कर समझा था कि तुम भी अपने बेटे पोते पड़ोतों तक पलोगे, पर तुम थोड़े से दिनों में उसे खो बैठे। ध्यान रखिए, वकालत और वो अदालत में जाने में क्यों लोग सावधानी बरतते हैं, क्यों लोग नहीं जाना चाहते हैं? कारण यही है कि वर्षों तक मुकदमा चलता है, जिंदगियां बर्बाद होती हैं। ये देखिए कितनी अच्छा पैराग्राफ था, कुछ न कुछ मिला होगा आप लोगों को। आगे लिखते हैं कि 19 नवंबर को अवध बिहारी बादशाह के आंवने की तोपें छूटी। उस दिन तीसरे पहर को यहाँ पर अष्टलांग साहिब और हेल साहिब, जो मेजर फिडल लार्ड साहिब की ओर से अवध बिहारी की छावनी में जा करके बड़े साहिब का सलाम कहा और भोर होके लार्ड साहिब के साथ हाजिरी करने का न्योता किया। फिर अवध बिहारी बादशाह के जाने के लिए कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदी हुई और बादशाह बड़े ठाठ से गंगा पार हो गवर्नर जनरल बहादुर के सानिध्य गए। तो ये दो उदाहरण उदंत मार्तंड से रामचंद्र शुक्ल ने दिए। आगे लिखते हैं कि रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी की शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। संवत 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतीयों को शिक्षित करने का परामर्श भेजा गया था, पर उस समय उस पर कुछ न हुआ। पीछे राजा राम मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। यानी आप देख रहे हैं कि कैसे अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ, तो वो अपनी भाषा को भी यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करने लगा। तो कई बार यहाँ पर परामर्श भेजा गया और यहाँ के लोगों को भी मिलाकर रखा गया। राजा राम मोहन राय को मिलाते हुए और उनके जैसे और विद्वानों को जोड़ते हुए अंग्रेजों ने अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एक हिंदू कॉलेज तो आप देखेंगे दिल्ली में भी है, वो अपने को दिल्ली विश्वविद्यालय का नंबर 1 कॉलेज मानता है। कई हमारे सहपाठी वहां से भी पढ़े थे, जेएनयू में आए हुए थे, अभी भी लोग पढ़ रहे होंगे। अगर कोई हिंदू कॉलेज दिल्ली से हो विद्यार्थी तो जरूर एक बार कमेंट करिए, मेरा सौभाग्य होगा कि वहां के विद्यार्थी देख रहे हैं तो और भी मेहनत करने की जरूरत है। वैसे तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि किस हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी की पढ़ाई स्थापित की गई, वो कलकत्ता में था, दिल्ली में नहीं था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़ कर निकलने और सरकारी नौकरियां पाने लगे। ये देखिए, उस समय भी अंग्रेजी जो पढ़ता था वो नौकरी जल्दी से पाता था। हिंदी वालों की स्थिति उस समय भी दयनीय ही थी जैसे कि आज है। देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था, जैसे आज लोगों को नहीं। आज हिंदी केवल चुनावी भाषा बनकर रह गई है। जब भी चुनाव आता है तो लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और वोट लेते हैं। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसा को कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अंग्रेजी के शौक, ये शब्द पर ध्यान दीजिए। आज भी जितना लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, कुछ लोग तो हिंदी मीडियम में जो भी असफलता हुई है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल, न कॉलेज में ठीक से हिंदी की पढ़ाई हो रही है, न विश्वविद्यालय में हो रही है। कुछ चुनिंदा जगहों को मैं छोड़ दूं तो लोगों का मोह भंग हो रहा है, उदासीन हो रहे हैं, फिर वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि वहां पर सुविधा भी है और वहां पर नियम कानून भी सही है। ठीक है, लेकिन सपना तो हम अपनी मातृभाषा में ही देखते हैं। यहाँ पर क्या कि उदासीन लोग होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी धीरे धीरे वो अभी बंद हो गई, जो भी फंड मिलता था वो भी बंद हो गया, जैसे आजकल सरकारी स्कूलों में हो रहा है। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतना जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत 1892 में, यानी कि सन 1835 ईस्वी में, कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगी। देख रहे हैं कि ये भी आपको यूनिट 4 के अंतर्गत भी और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, वहां पर भी ये तथ्य दिखाई पड़ता है कि भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव किसने पास किया और इस शिक्षा नीति को अपनाने पर जोर किसने दिया, तो लॉर्ड मैकाले का।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पता था कि हमारे आने वाली पीढ़ी यूजीसी नेट की तैयारी करेगी, तो पहली बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है मार्च 7 सन 1835 में ये प्रस्ताव पारित किया गया और इसके अनुसार अंग्रेजी स्कूल चारों तरफ खुलने लगे। आगे हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। पहले तो अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया, दूसरा इनका ध्यान गया अदालती भाषा की तरफ, यानी जो न्यायालय में भाषा प्रयोग की जा रही थी जिसमें अरबी फारसी शब्दों का भंडार था। आज भी आप देखेंगे तो अदालती भाषा समझ के परे होती है, वकील ही समझते हैं, सामान्य जनता उसको नहीं समझ पाती, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुकदमे चलते रहते हैं। इसीलिए कहना पड़ा सनी देओल को कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपने इस डायलॉग को सुना होगा। तो दूसरा ध्यान किधर गया? अदालती भाषा की तरफ। सवाल इस तथ्य को ध्यान में रखिए, मुगलों के समय में अदालती कार्रवाइयां और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी, यानी कि अंग्रेजों ने मुगलों से इस सत्ता को लिया था, तो अदालती भाषा में जो भी फारसी के शब्दावलियों का यूज किया जाता था उसी को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, लेकिन ध्यान उनका गया उधर। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी उसे कुछ दूर करने के लिए संवत 1860 में एक नया कानून जारी होने लगा। कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई। एक प्रस्ताव आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो उसमें बच्चन सिंह ने काफी डिटेल से इस पे चर्चा की है। ठीक है, क्या निकाला गया? जिसको इश्तहार बोलते हैं, इश्तहार निकाला गया। किसी को एक बात का वजूर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लिखा हुक्म समसे वाकिफ नहीं है। हरी एक जिले के कलेक्टर साहब को लाजिम है कि इस आइन के पावने पर एक केता इश्तहारनामा नीचे के सरह से फारसी व नागरी भाषा वो अक्षर में लिखाए के कचहरी में लटकवाएं। अदालतों के जज साहब लोग के कचहरी में भी तमामी आदमी के बुझने के वास्ते लटकवाही। ये इश्तहार निकला है सन 1083 साल 31 आइन 20 दफा। ये मतलब तथ्य कुछ अलग दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो संवत 1860 में कानून जारी करने का प्रयास किया गया उसका एक यहाँ पर नमूना शुक्ल जी ने रखा है। आगे लिखते हैं कि फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयां होती थी उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत 1893 यानी सन 1836 में यह इश्तहार लाया गया था। 1835 में आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन साल भर भी अंग्रेज अपने को रोक कर नहीं रखे। 1836 में उनका ध्यान अदालत की तरफ गया। दोनों तथ्यों को ध्यान में रखिए। फिर क्या हुआ? इश्तहारनामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करे। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो इश्तहारनामा हिंदी में निकल रहा था उसकी नकल नीचे दी जाती। ठीक है, अब हिंदी में भी निकलना शुरू हुआ, लेकिन उसकी जो लिपि थी उसकी लिपि फारसी थी, तो हिंदी समझने वालों को वो लिपि समझ में नहीं आती थी, जिसको लेकर आगे 60,000 हस्ताक्षर लेकर मदन मोहन मालवीय जी आंदोलन छेड़े हुए थे। तो 1904 के आसपास में इसको मान्यता मिली देवनागरी लिपि को। उसका इतिहास हम आगे पढ़ेंगे। इश्तहारनामा बोर्ड सदर क्या कहता है कि पछा के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों का बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलप होता है, मतलब दिक्कत होती है। जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी, सबको चैन आराम होगा। इसलिए हुक्म दिया गया है कि 1244 की कुआर बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर व बोर्ड में हो सो अपना अपना सवाल अपनी हिंदी की बोली में और फारसी की नागरी अक्षरन में लिखे दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अक्षरन में लिखा हो तौने अक्षरन में और बोली में उस पर हुक्म लिखा जाएगा। और ये 1836 का इश्तहार बोर्ड, यानी कि उस समय का एक बड़ा कदम था।
कि लोगों को एक मौका दिया गया कि आप अपने भाषा बोली में लिख सकते हैं। वो भाषा बोली कौन थी? हिंदी थी। लेकिन अक्षर किसमें लिखे जा रहे थे? वो थे फारसी लिपि में। यहाँ पर लिखा गया फारसी के नागरी अक्षर में, इस तरीके से। आगे लिखते हैं कि इस इश्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा। हिंदी के साथ लगातार इस तरीके से चक्र चलते रहे, जिसके भुक्तगामी वर्तमान समय में भी है। तो बड़ा अच्छा कदम था इश्तहार के कारण कि अब लोग लिखेंगे, लेकिन विरोध शुरू हो गया, जिससे कि शुरू होता है हिंदी उर्दू विवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ये नाम जरूर सुने होंगे और आप अपने महाविद्यालय ग्रेजुएशन में तो हिंदी उर्दू विवाद कम पढ़ते होंगे, लेकिन पीजी में जरूर पढ़े होंगे। जेएनयू में तो इस पर खासा ध्यान देकर इसको पढ़ाया जाता है कि कैसे हिंदी उर्दू विवाद शुरू हुआ था, और कई लेख इस पर आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हिंदी उर्दू विवाद शुरू होता है। यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही, अर्थात 1894 में उर्दू हमारे प्रांत की सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई, जहां पर होना क्या था और हो क्या गया। ये काम क्यों किया गया? उसी लिए डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, इस दृष्टि से किया गया था, बहुत वो नहीं। तो क्योंकि अंग्रेजों ने सत्ता ली थी मुगलों से, उस समय एक जमाना था कि उर्दू जो पढ़ता था उसको भी नौकरी मिलती थी, और अंग्रेजी जो पढ़ता था उसको भी नौकरी मिलती थी। हिंदी वालों की स्थिति थोड़ी अलग थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विरोध शुरू हो गया। जो काम अंग्रेजों ने यहाँ पर पॉजिटिव रूप में करने का प्रयास किया था, वो काम एकदम से गड़बड़ हो गया, और उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई थी। आगे लिखते हैं कि सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। जैसे आज हम अंग्रेजी सीखते हैं या फिर अंग्रेजी बोलते हैं, तो उसमें एक तो होता है जीविका। अंग्रेजी आप पढ़ लिए अच्छा से तो कोचिंग कर सकते हैं, अच्छी जगह पर टीचर बन सकते हैं, या फिर अच्छी जॉब भी पा सकते हैं, यूपीएससी में भी जा सकते हैं। और दूसरा क्या है? मान मर्यादा। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या फिर आप अपने रिलेशन में गए हुए हैं, दो चार अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये अच्छे से पढ़ लिख रहा है, मान मर्यादा भी की जाती है। वही आप अगर भोजपुरी के शब्दों के को प्रयोग कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है, ये तो गंवारूपन का गंवारूपन है। आगे चलकर यही सारी बातें दिखाई पड़ेंगी। किसी ने हिंदी को गंवारू कहा, किसी ने कुछ कहा। तो जो उर्दू उस समय सीखना इसलिए जरूरी था कि एक तो आप अपनी जीविका कर लें, और दूसरा मान मर्यादा भी आपका बना रहे। चीजों को समझिए। आगे लिखते हैं कि देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे, जैसे आज अंग्रेजी के। हिंदी की काव्य परंपरा यदि राज दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही। जब आपको जीविकोपार्जन नहीं मिल पाएगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो आप क्यों पढ़ेंगे? जैसे आज स्थिति है। आज हम हिंदी को इसीलिए पढ़ते हैं कि इसमें सीट ज्यादा आती है और नौकरी मिल जाएगी तो थोड़ी मान प्रतिष्ठा रहेगी। फिर हम यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, फिर लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देंगे, फिर इसके बाद तमाम जगहों पर बोलेंगे कि नौकरी मिलेगी कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। मैं कई मोटिवेशनल चैनल देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है। ठीक है ना? चलिए, आप लोग इस दौर में चले गए कि आपके अंदर का खुद का मोटिवेशन खत्म हो चुका है, अब आप बैटरी के थ्रू चल रहे हैं। तो चलिए, जब तक चलना होगा बैटरी चलती रहेगी, फिर आप स्वतः क्या हो जाएंगे? स्विच ऑफ हो जाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर उस माइटोकॉन्ड्रिया को विकसित कीजिए, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। क्या ये वीडियो लेक्चर आपको मोटिवेट नहीं करता है? करता ही होगा। आगे बात करते हैं। लिख रहे हैं कि संख्या घटती जा रही थी, नव शिक्षित लोगों का लगाव उनके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों को की जो भी थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वह धर्माभाव से, धर्म के कारण वो बनी हुई थी। तुलसीकृत रामायण की चौपाइयां और सूरदास की भजन आदि की उर्दूग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा से भी बनाए हुए थे। यानी कि जो भी भाषा बची हुई थी वो साहित्यकारों के अंदर बची थी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान समय में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो भाषा जो हिंदी अभी बची हुई है, वो हिंदी पढ़ने लिखने वाले लोगों के कारण ही बची है।
बाकी तो सब अंग्रेजी मय हो चुके हैं। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नव शिक्षित लोगों का मन अधिकांश काल चक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रृंगार रस की भाषा, कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये कोटेशन आज भी प्रासंगिक लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि किसने कहा है, बाल मुकुंद गुप्त ने। क्यों कहा? हिंदी की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बात को उन्होंने कहा हुआ है। आगे लिखते हैं कि सन संवत 1902 में यद्यपि राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। राजा शिव प्रसाद थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे और एक तरफ वो अंग्रेजों से भी मिले जुले रहते थे, दूसरे तरफ उनको अपनी भाषा से लगाव था। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। ये देखिए टर्निंग पॉइंट है कि काशी से बनारस अखबार कहां से निकला, याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। आप इस भी जरूर याद रखिए कि कब निकला था। ठीक है, काशी से निकला बनारस अखबार। किसने निकलवाया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है, पर अखबार पढ़ने वाले पहले पहल नव शिक्षितों में मिल सकते थे, पर जिनके लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू ही हो रही थी, अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई। यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे, यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लीथों में छपता था। यानी कि यह पत्र बहुत अच्छे कागज में नहीं लिखा जाता था। जैसे आप इलाहाबाद में तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर किलो के भाव में कुछ रफ कॉपियां मिलती हैं, उनका पेज भी बड़ा रहता है कि 1 साल तक चल जाए तो काफी है। तो इस पत्र का भी कुछ वैसा ही था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। इसीलिए आप देखते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पर एक आरोप लगाया जाता है कि वो आम बोलचाल की भाषा, आम फहम की भाषा का एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि पक्षधर थे और उर्दू के तरफ झुकाव था। प्रिय विद्यार्थियों, उर्दू के तरफ क्यों झुकाव था, इस पूरे कहानी के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि जब चारों तरफ अंग्रेजी और उर्दू का ही बोलबाला है तो कैसे कोई व्यक्ति उससे छूट सकता है। यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इसके बीच भी वो हिंदी पर काम कर रहे हैं। तो झुकाव अगर थोड़ा बहुत है तो कहा जाता है, मुझे गोदान की वो पंक्ति याद आती है कि जब पांव तले गर्दन दबी हो तो पांव सहलाने में ही भलाई है। तो यहाँ पर कुछ वही स्थिति है। इस कहानी को समझिए, आप वन लाइनर किताबों को पढ़ लेंगे, विद्वानों के नोट्स को पढ़ लेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन आपकी समझ विकसित नहीं होगी। इसलिए इस चैनल के महत्व को आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं कि शब्दों का उन्होंने यहाँ पर कुछ रख दिया। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धृत अंश से लग सकता है और यहाँ पर कुछ अंश दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ जो नया यहाँ पर कट गया है, कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है। उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है। देखकर लोग उस पाठशाला के किते के मकानों की खूबियां अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने की खर्च की तजवीज करते हैं कि जमा से ज्यादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ के हैं। सो यह सब दानाई साहब का महदू की है। तो थोड़ा सा ये समझने में भी दिक्कत आई होगी। एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जिसको कि धर्मात्मा वो कह रहे थे कि बीच बीच में जहां मौका मिलता था डाल देते थे। आगे बात करते हैं, इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे। अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर, बाबू तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत 1907 में निकला और कहा जाता है कि जो बाबू तारा मोहन मित्र थे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के विरोध में सुधाकर नामक पत्र निकाले थे। कहां से निकाले थे? काशी से निकाले थे। और इसलिए निकाले थे कि ऐसा पत्र हो जिससे लोगों को लगे कि सही मायने में हिंदी तो ये है, ये क्या निकाल रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो संवत 1907 में इन्होंने निकाला। कहते हैं
कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिये ने पत्र दिया था, ठीक उसी समय भीतर उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची। यानी एक ज्योतिषी का भी जिक्र, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध काशी से रहा है और जब ये इतिहास लिख रहे हैं तो उनको अपने वर्तमान का भी एक तथ्य याद आ गया, घटना याद आ गई कि सुधाकर का प्रयोग इतना मतलब प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा कि लोग अपने घर इस नाम से बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिए। जैसे सन 1983 में जब भारत विश्व कप जीता क्रिकेट में, तो बहुत लोगों ने अपने बच्चों का नाम कपिल रखना शुरू कर दिया, कपिल देव। जितने लोगों का नाम आप कपिल देव समझते हैं, समझ जाइए कि वो व्यक्ति सन 1980 से लेकर 1990 के बीच का है। ठीक है, क्योंकि माता पिता काफी प्रभावित हो गए कपिल देव, वरना कौन कपिल देव को जानता है। आजकल आप जानते हैं कि विराट कोहली का नाम है तो कई लोग अपने बच्चों का नाम विराट रख देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि समाज को प्रभावित करती हैं। सुधाकर भी उसी में से था। एक व्यक्ति ने रख दिया अपने घर में सुधाकर नाम से, ठीक, क्योंकि उसी समय उनका जन्म हुआ था। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। यह पत्र नहीं ज्यादा चला। इसी समय के लगभग अर्थात 1909 में आगरे में किसी मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चलता रहा। आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि आगरे में किसी मुंशी, ऐसा लग रहा है कि सदा सुखलाल को जानते ही नहीं, जिसका जिक्र हम इसके पहले वाले वीडियो में किए थे। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि बुद्धि प्रकाश का संपादन किसने किया? मुंशी सदा सुखलाल ने। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय के देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। एक नमूना यहाँ पर पेश किया गया है। नमूना क्या है? कलकत्ते के समाचार। इस पश्चिमीय देश में बहुतों को प्रकट है कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने के लिए उपाय करने में काम करें और उसे यत्न से रक्षा में रखें, वरन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोत देते हैं और हरि बोल कहकर उसका जीव लेते हैं। स्त्रियों की शिक्षा के विषय में भी लिखा गया। स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीत, यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए, मतलब ईश्वर ने उत्पन्न किए। केवल विद्या की न्यूनता है। ये उस समय चिंता थी, आजकल तो स्थिति कुछ ठीक हुई है। जो यह अभी हो तो स्त्रियां अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसे उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। यह काम उन्हीं का है कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़कों को भूल चूक से बचावें और सरल सरल विद्या उन्हें सिखाएं। एक चीज आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जो भी हिंदी में उपन्यास लिखे गए वो यूं ही स्त्रियों के शिक्षा को ध्यान रखते हुए नहीं लिखे गए, बल्कि उस समय एक दौर चल रहा था कि जहां हम पुरुषों को शिक्षित करें वहीं स्त्रियों को भी शिक्षित करेंगे। आप देखेंगे बाल बोधनी पत्रिका, इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर बुद्धि प्रकाश में भी कुछ जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो लोगों को लगा कि इस पे कुछ ना कुछ हम बड़ा साहित्य लिखें, तो उपन्यास लिखना शुरू किए। जैसे वामा करके उपन्यास है, अभी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, उसको आप नोट कर सकते हैं। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। जब अंग्रेज सरकार का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी, हिंदी को अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न हो पाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी उर्दू विवाद अपने चरम पर था कि स्कूलों से भी निकालने का प्रयास शुरू हो गया। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया। यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और उसने संवत 1905 यानी सन 1848 में यह सूचना निकाली। एक जमाना था कि कितने लोग ये लोग प्रभावशाली थे, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। क्या निकली सूचना? ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना
जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। अब दिल्ली कॉलेज दिल्ली का कॉलेज कोई है, कहा जा रहा है कि उनमें एक गलत संदेश पहुंचेगा। चीज़ों को समझिए, किस तरीके से हिंदी उर्दू का विवाद शुरू हुआ और ये विवाद फिर देश के विभाजन में भी महत्वपूर्ण रोल निभाया, धर्म भी इसमें बीच में आ गया। कारण साफ आप देख रहे हैं। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत 1911 के पीछे जब शिक्षा विभाग का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद खां। उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आ गया, सर सैयद अहमद खां, जो कि इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और इसमें आप ध्यान में रखिए कि सर सैयद अहमद खां सन 1867 ईस्वी के आसपास में एक कॉलेज की स्थापना किए थे। बाद में ही कॉलेज सन 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया और वर्तमान समय में तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। कुछ मेरी सीनियर्स भी वहाँ पर एज ए प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत भी हैं। आप लोग पढ़ते भी होंगे अगर अलीगढ़ में होंगे तो। ठीक है, 2-3 सीनियर मेरे हैं वहाँ। तो इसके नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। लिखते हैं कि जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था, बड़ा सम्मान था, अंग्रेज इनकी बातों को टालते नहीं थे। वे हिंदी को एक गवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। सर सैयद अहमद खां की ये चालाकी आप यहाँ पर देखिए कि वो क्या कहते थे। इस कोटेशन को ध्यान रखिए कि हिंदी को क्या मानते थे? गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार कोशिश करते रहे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजों के उसी ढंग के कृपा पात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद खां। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां किस तरीके के व्यक्तित्व थे। एक तरफ हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, दूसरी तरफ हिंदी की आलोचना करके सर सैयद अहमद खां उसको दूर करना चाहते थे कि ये कहीं उर्दू के लिए घातक न हो जाए। ठीक है, लेकिन ये दोनों महान व्यक्तित्व थे, अंग्रेजों में दोनों का समान मान था या फिर सम्मान था। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे, प्रयत्नशील रहे। इसमें हिंदी का झगड़ा 20 वर्ष तक भारतेंदु के समय चलता रहा। अभी भारतेंदु का उदय नहीं हुआ, इसके पहले ही हिंदी उर्दू विवाद शुरू हो गया था, जिसमें कि केंद्र में 2 लोग थे, एक तरफ राजा शिव प्रसाद और दूसरे तरफ सर सैयद अहमद खां। अब इसमें कुछ और विदेशी व्यक्ति शामिल हो रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गारसद तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। ये तथ्य ध्यान में रखिए, ये वही गारसद तासी हैं जिन्होंने हिंदी का सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखा है, इस्तबार दलाल उत्तर हिंदुस्तानी। वो फ्रांसीसी के विद्वान थे, यानी फ्रांसीसी के विद्वान थे। पेरिस में, भारत में नहीं थे वो प्रोफेसर, पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। ये देखिए, जिसको मैंने फ्रेंच में बताया, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में लिख दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था। संवत 1905 यानी 5 दिसंबर 1852 के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी। गारसद तासी ने कैसे स्वीकार की थी? लिखते हैं, उर्दू के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश अब संयुक्त प्रांत की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी है जिस तरह वह फारसी के साथ थी। बात यह है कि मुसलमान बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी जो हिंदी नवीस कहलाता था और एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी नवीस कहते थे रखा करते थे, जिसमें उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जाए। इस प्रकार अंजीज सरकार पश्चिमोत्तर प्रांत में हिंदू जनता के लिए प्रायः सरकारी कानूनों का नागरी अक्षरों में हिंदी अनुवाद भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देती है। तो ये बात तो अभी गारसद तासी ने लिखा, जो कि हिंदुस्तानी या फिर उर्दू के अध्यापक थे। ठीक है, यहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों के महत्व को उन्होंने माना है और पूरा इतिहास भी बताया कि एक जमाना था जब मुगल बादशाह थे तो वहां पर हिंदी और उर्दू दोनों के जानकारों की नियुक्ति होती थी। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि तासी के व्याख्यानों से पता चलता है कि उर्दू के अदालती भाषा नियत हो जाने पर
कुछ दिन सीधी भाषा और नागरिक अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी को पीछे छोड़ने में उर्दू का काफी रोल दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा देखने में आ रहा है। जैसा कि अभी कहा आए हैं, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा रहा। गारसद तासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। ये देखिए तथ्य आप वन लाइनर किताबों में जरूर पढ़े होंगे और पढ़कर बहुत गदगद हो गए होंगे कि हमने एक तथ्य तैयार कर लिया। ये तथ्य सीधे सीधे कहां से उठाया जा रहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से सवाल पूछा जाता है कि फ्रांस में बैठकर हिंदी उर्दू विवाद को किसने आग में घी डालने का काम किया था, झगड़े को बढ़ाया था, तो वो था गारसद तासी। ऊपर तासी की बातों को आपने देखा, लेकिन जब उसको लगा कि हिंदी उर्दू विवाद चल रहा है तो उसने उर्दू के पक्ष को लिया। गारसद तासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। जहां जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद, जो अंग्रेजों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी विरोध में और बल लगाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में लाए, यानी धर्म को भी इसमें लाया गया। अंग्रेजों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है, दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। यहाँ पर जो गेम खेला गया, जो खेल खेला गया, यहाँ धर्म से जोड़ दिया गया। कहा गया कि मुगल जो हैं वो अंग्रेजों के करीब हैं, और हिंदुस्तान जो हिंदी है वो हिंदुओं की जबान है जो बुत परस्त हैं, जो कि इस पे हम लोग शासन करते आ रहे हैं। उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेजों का मजहबी रिश्ता है, एक शासक का रिश्ता है, ठीक है, क्लोज रिश्ता है, दोनों सामी या पैगंबरी मत को मानने वाले। ये बात यहाँ पर कही गई। जिस गारसद तासी ने सन 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है या पूछा गया है। ध्यान में रखिए किसका कथन है? गारसद तासी का। वही तासी जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो किसी भी किताब में आप देखेंगे जिक्र आता ही आता है। उसी ने कहा कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। वही गारसद तासी आगे चलकर मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खां की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं। अब क्या हो गया? तासी एकदम से बदल गया और एकदम से उर्दू और उर्दू के समर्थकों के प्रति झुक गया। और क्या लिखा? इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली, डायलेक्ट की सी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। ये कथन भी ध्यान में रखिए, लगातार कथन आ रहे हैं गारसद तासी के। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर आपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया। तासी ने उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और क्या लिखा? ये तीसरा कथन आप देख रहे हैं। हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके आनुवंशिक विधान है। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मजहबी मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इस्लाम और ईसाई धर्म, ये दोनों अपने को क्लोज मान रहे हैं और हिंदुओं को दूर मान रहे हैं। तो यहाँ पर और विवाद क्या हुआ? भाषा के साथ साथ धर्म का प्रवेश हो गया। ठीक है, आगे लिखते हैं कि संवत 1927 के अपने व्याख्यान में गारसद तासी ने साफ खोल कर कहा। अब और एक कदम आगे बढ़ गए यहाँ पर गारसद तासी और कहा, मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजिल की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजिल की शिक्षा नहीं मानते। आगे लिखते हैं कि परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। ये कह रहे हैं शुक्ल जी।
विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी, अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्य साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय में राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे वीडियो लेक्चर में आप ध्यान और धैर्य दोनों को लगाते हुए सुने होंगे और देखे होंगे कि कैसे खड़ी बोली गद्य या फिर हिंदी गद्य का विकास हुआ, जिसमें ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा, अंग्रेजों ने किस तरीके से हिंदी गद्य का विकास करना चाहा, किन किन स्कूलों और पुस्तकों का प्रकाशन करवाया, फिर बीच में हिंदी उर्दू का विवाद कैसे हुआ, उस विवाद की मुख्य जड़ में कौन थे, और फिर भाषा के साथ साथ धर्म को कैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया, और गारतासी जिसको कि हम बार बार याद करते हैं, कोमा में भी रहते हैं, तो हिंदी का पहला इतिहास जो कि फ्रेंच में लिखा गया है, क्योंकि हमको परीक्षाओं में जाना रहता तो याद करते हैं, लेकिन उसका चरित्र कैसा था वन लाइनर किताबों में नहीं मिलेगा। उसका चरित्र ऐसे ही वीडियो में मिलेगा। तो तमाम तथ्यों पर हमने विचार किया और हमने कोशिश की कि कहानी की तरह आपके मन में ये सभी तथ्य बैठ जाएं, ताकि आप आगे अगर शिक्षक भी हों तो इन सारी चीजों को अच्छे से बताएं। तो इसी उम्मीद से मैं आगे बात करूंगा कि दो राजाओं यानी राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण हिंदी के विकास में अपना क्या योगदान दिए और उनके क्या मत रहे। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।